नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आइए आज स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे हम लोग। इसमें मिरर फार्मूला आज डिराइव करेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ढेर सारे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला साइन कन्वेंशन। पिछले क्लास में सारा टर्मिनोलॉजी हम आपको बता दिए थे। साइन कन्वेंशन, देखिए साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि सिंपल सा, अगर आपका कोई मिरर है, इस तरीक़ा से ध्यान से देखिए, हम मिरर को हम इस तरीक़ा से कुछ मानकर चल रहे हैं, और अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो ये ऐसे रहता है, इंसिडेंट रे रहेगा। जो भी ए वाला जो है आपका इंसिडेंट रे रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन कन्वेंशन में जो पहला पॉइंट होगा, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। हमेशा जब भी मेजर किया जाएगा तो पोल से मेजर किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि इफ डिस्टेंस मेजर along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, if distance measure along the direction of incidence ray taken as positive। अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पोल से और आपको इंसिडेंस रे के along ही हो रहा है, मेजर कर रहे हैं, डायरेक्शन जो इंसिडेंस रे का उसी के along आप जा रहे हैं, तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है। तीसरा, इफ डिस्टेंस मेजर, अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर opposite to the direction of incidence ray, then taken as negative। अब कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट है, या ये इसका यहाँ से अगर हम ऐसे मेजर करते हैं डिस्टेंस, क्योंकि मेरे लिए पोल तो यहीं रहेगा, मिरर की तरह ट्रीट कीजिए, तो पोल तो यहीं पर रहेगा। अब इसको डिस्टेंस मेजर करना है तो देखिए उल्टा चलें कि नहीं चलें। इंसिडेंस रे ऐसे है, ये वाला इंसिडेंस रे है, तो ये देखिए ये उल्टा है कि नहीं है, तो उल्टा आएगा तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। लेकिन अगर इसी के लॉन्ग अगर हम इधर कहीं मेजर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीका से बोला गया कि एबव द डिस्टेंस मेजर above the principal axis, PA का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, टेकन एज पॉजिटिव। और इसी में अगर आप देखें डिस्टेंस मेजर below the principal axis taken as negative। सिंपल सा, एक बार में फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हम और अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं मिरर बनाकर। जैसे आपका ये कोई मिरर है, चाहे कॉनकेव ले लीजिए चाहे कॉन्वेक्स ले लीजिए, हम कॉनकेव लेकर चल रहे हैं। अब आपका यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंस रे तो यहीं से निकलेगा रे, तो ये आपका इंसिडेंस रे का डायरेक्शन हो गया। ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, हम लोग को डायरेक्शन इधर ही मानना है। अगर आप इस यहाँ जितने भी डिस्टेंस होते हैं, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, पोल से मेजर किया जाता है। तो अगर आप इसका इधर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो जब आप इधर जाइएगा तो इंसिडेंस रे के अपोजिट है, तो देखिएगा नेगेटिव लेना है। और लेकिन अगर डिस्टेंस आप इधर मेजर करते हैं तो वो इंसिडेंस रे के अलोंग है, तो इधर वाला डिस्टेंस हम लोग क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। एबव द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे, ऊपर अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस में भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाएंगे तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे पहले किया करते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, उसी तरीका से यहाँ पर करना है। तो एक बार इसको पॉज करके लिख लीजिए और फिर समझिए, फिर आगे का पार्ट देखिए। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं कि किस तरीका से पॉजिटिव और किस तरीका से नेगेटिव लिया जाएगा।
हाँ देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नोटेशन हम लोग किससे करते हैं? यू से। ऑब्जेक्ट का जो दूरी होता है उसको हम डिनोट करते हैं यू से। अब बताइए इस केस में यू का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? तो ऑब्वियस है कि यू का वैल्यू क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। क्यों नेगेटिव लिया जाएगा? क्योंकि मेरा इंसिडेंस रे इधर होगा, क्योंकि इंसिडेंस रे तो ऑब्जेक्ट से ही निकलता है ना। और आप डिस्टेंस मेजर क्या उल्टा करिएगा, इंसिडेंस रे के अपोजिट, तो इसलिए यू का वैल्यू नेगेटिव होगा। जैसे आपको बोलता कि बताइए फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? तो फोकल लेंथ उधर ही होता है जिधर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ भी उधर ही होता है। तो आप ध्यान से देखिए, फोकस इधर ही होगा कहीं, या इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो देखिएगा फिर से, अगर फोकस का जो दूरी होता है पोल से, क्या वही ना फोकल लेंथ होता है? तो आप यहाँ से मेजर करिएगा तो देखिए फिर से क्या उल्टा डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो फोकल लेंथ भी इस केस में क्या होगा? नेगेटिव। और हम आपको बता दें कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा याद रखिएगा कि फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। हमेशा फोकल लेंथ का वैल्यू आपका नेगेटिव होगा। जैसे इसी में और समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ इस प्रकार से मिरर था ऐसे, अब जो है इस तरीका से रे जा रहा है, ये वाला रे कौन सा रे है? इंसिडेंस रे। तो यहाँ पर क्या ऐसे जाके बैक होके मिलेगा? रियल तो मिल नहीं सकता। तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या हो रहा है? ये कन्वर्ज हो रहा है। तो कन्वर्ज होने का मतलब बोले थे कि अगर इंसिडेंस रे कन्वर्ज हो तो कैसा ऑब्जेक्ट होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। सबसे फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में हम बता चुके हैं, सेकेंड लेक्चर में बताया गया है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं। तो अगर रे आपका कन्वर्ज हो रहा हो, अगर इंसिडेंस रे कन्वर्ज हो रहा हो तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जहां इंसिडेंस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट हो। तो क्या ये इंसिडेंस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है? तो क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया? क्या ये कन्वर्ज हो रहा है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान से देखिए यहां पर, अब इसका बोले ऑब्जेक्ट का पोल से दूरी को हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं। तो बताइए ये इस केस में यू का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? तो आप ध्यान से देखिए, क्या इंसिडेंस रे इधर है, और अगर हम मेजर कर रहे हैं यहां से तो इधर ही ना जाएंगे मेजर करने। तो देखिए उसी डायरेक्शन में हो गया, तो यू पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आपको फोकल लेंथ के बारे में अगर बात किया जाए, फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो फोकल लेंथ हमेशा किधर होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के तरफ ही होता है। इधर ही ना रेडियस ऑफ सेंटर कर्वेचर होगा, क्योंकि ऐसा ही कर्वेचर ना बनेगा। तो क्या फोकल लेंथ तो इधर ही होगा। तो इसको मेजर करने के लिए क्या उल्टा डायरेक्शन में आना होगा, इंसिडेंस रे के उल्टा डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बहुत सिंपल है साइन कन्वेंशन, और बिना साइन कन्वेंशन आप इसमें सवाल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे, हमेशा देखें डिस्टेंस को मेजर करें पोल से, और उसके बाद देखें कि जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो क्या वो इंसिडेंस रे के एलोंग है कि इंसिडेंस रे के अपोजिट है। अगर इंसिडेंस रे के एलोंग होगा तो आपको पॉजिटिव लेना होगा, और अगर इंसिडेंस रे के अपोजिट होगा तो आपको डायरेक्शन डिस्टेंस नेगेटिव लेना होगा। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए एक और एग्जांपल इसमें करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको पॉज करिए और लिखिए और समझिए इसको, फिर आगे का वीडियो देखिए इसमें। चलिए देखिए, रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज। इमेज फाइंड करने के लिए रूल्स चाहिए हमको। तो पहला हम लोग जो पहला फॉर्मेट लेते हैं वो कॉनकेव मिरर के लिए लेते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए रूल निकालते हैं। क्या क्या होता है? बोला गया कि अगर कोई भी कॉनकेव मिरर इस तरीका से है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, बोला अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंस होता है
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास होता है, क्योंकि जो जितने भी रे का हम बात करते हैं, हम कैसा रे का बात करते हैं, पर एक्सियल रे का बात करते हैं। कल का क्लास में कंफ्यूज ना होना कि दो केस होगा, दो केस यहाँ पे नहीं है। हम लोग जब भी बात करते हैं तो पर एक्सियल रे के लिए बात करते हैं, और पर एक्सियल रे अगर इंसिडेंट रे का कभी भी पैरेलल अगर इंसिडेंस हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होता है। ये पहला रूल हुआ। रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है कि मान लीजिए आप कोई भी रे लिए, ऐसे कोई भी मिरर लिए, और अगर वो मिरर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर वो रे फोकस से पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास होगा, और अगर फोकस से जा रहा है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। रूल नंबर थर्ड क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बोला कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इधर प्रिंसिपल एक्सिस लिख दे रहे हैं, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसका दूरी कितना होता है 2r होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सॉरी 2f के बराबर होगा, 2f के बराबर ये r होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही यहाँ पर होता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोला जाता है, इसका दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब कोई लाइट रे इससे गुजरेगा तो आपको पता है कि ये सेंटर से गुजर रहा है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया ना। फिर आप कोई भी कर्व सर्कल में आप रेडियली बनाते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इस तरीका से अगर रेडियस आप बनाते हैं तो वही बात है, क्योंकि ये सेंटर है, वैसे जाएगा तो 90 डिग्री पर होगा। तो जिस पाथ से इंसिडेंट होता है उसी पाथ से रिटर्न हो जाता है। ये बात को ध्यान में रखना है ऐसे कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है लाइट रे तो उसी पाथ से वो वापस आ जाएगा, उसी पाथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीका से वो वापस आ जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रहे कि रूल नंबर 3 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीका से होगा। एक रूल जो है आपका और है कॉनकेव मिरर के लिए, ये सब इमेज बनाने का रूल है। इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे को मीट होना चाहिए, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे को क्या होना चाहिए, मीट होना चाहिए। तो वही 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट कराने के लिए हम लोग रूल्स पढ़ते हैं, वही ये रूल है। 3 रूल पढ़ लिए, एक रूल और है कॉनकेव मिरर में, उस पर भी बता देते हैं, फिर हम लोग कॉन्वेक्स का बात कर लेंगे। देखिए जैसे रूल नंबर 4 यहां पर देखें कि ऐसे मान लीजिए कि आपका ये मिरर है, यहां पर बोला गया कि अगर इंसिडेंस रे पोल पर ही गया तो जितना एंगल पर इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। ये आपका हो गया, जितना एंगल पर ये इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल पर इधर रिफ्लेक्ट होगा। तो जितना एंगल है उतना ही एंगल है। तो ये रूल नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो देखिए रूल नंबर 1 क्या होगा, देखिए ध्यान से, क्या हम फिर से वैसा ही कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं कि ऐसे इंसिडेंस हुआ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इधर जाएगा और ये पीछे मुड़ान करना पड़ता है, तो क्या ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगा, फोकस से पास होते हुए लगेगा, जाएगा तो ऐसे। लेकिन अगर आप आंख यहाँ पर बनाते हैं तो आंख क्या देखेगा कि वो लगभग यहाँ से आ रहा है। तो ये अपीयर टू मीट है, ये फोकस का डेफिनेशन बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि वो फोकस से ही पॉइंट आ रहा है। रूल नंबर 2 सेम टू सेम वहाँ जैसा ही रूल कर रहे हैं। देखिए आपका ये कॉन्वेक्स मिरर बना दिए,
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुआ और ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से होके गुजर सकता है अगर मिरर नहीं होता, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अगर कोई भी रे ऐसे जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि फोकस से होकर गुजरेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है कहां से पास होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये रूल नंबर 2 हो गया। चलिए रूल नंबर 3। इसमें भी 4 रूल होगा, जैसे कॉनकेव मिरर में हुआ वैसे ही इसमें भी 4 रूल हो सकता है। आइए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोला कि पहले एक कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए और ये कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे लाइट रे इंसिडेंट कराइए और ये इंसिडेंस ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये एंगल 90 डिग्री पर होगा। तो जिस पाथ पर इंसिडेंस हुआ क्या उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा 90 डिग्री पर आएगा। तो 90 डिग्री पर कोई भी लाइट रे आता है, नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ाए थे, तो उसी पाथ से रिटर्न हो जाता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है और वो 0 डिग्री है। उसी तरीक़ा से अगर हम रूल नंबर 4 पढ़ें तो क्या होता है, रूल नंबर 4 देखिए, कॉनकेव मिरर में क्या था वैसा ही यहाँ भी होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंस हुआ ऐसे थीटा एंगल पे, तो उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरीक़ा से होगा। ये आपका रूल नंबर 4 होगा। तो ये आपका दोनों का रूल्स बताए हैं ताकि इमेज को फाइंड करने में दोनों केस में जरूरी हो, क्योंकि इमेज को फाइंड करने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे आपको इंटरसेक्ट होना चाहिए, तभी जाके आपका बन सकता है। तो आइए वो दोनों पॉइंट को हम लोग अलग अलग वैरायटी से उसका बात करते हैं। ये था रूल्स। हाँ भाई, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखिए, ये बोर्ड के लिए इसका जो डेरिवेशन है वो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका जो रिजल्ट है वो जेईई में नीट एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत सारा क्वेश्चन आपको इससे बनेगा, इसके हेल्प से बनेगा। तो एक एक करके पहले बोर्ड के लिए भी पूरा डेरिवेशन अच्छे से देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे का भी देख लेंगे क्वेश्चन बना के। तो हम लोग कॉनकेव मिरर पे बात करें, कॉनकेव मिरर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और लेकिन यूज होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है इस तरीक़ा से, ये लाइट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका जो है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो लाइट रे जब ऐसे इंसिडेंस हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखा गया कि वो कहाँ से पास हो रहा है, किसी पॉइंट से यहाँ से पास हो रहा है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ये 10 क्लास में भी पढ़े होंगे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटिव के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये कैसे होता है, थोड़ा सा रे डायग्राम यहाँ पर और भी अच्छा से क्लियर बनाना पड़ेगा ताकि एंगल उंगल में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा रे डायग्राम हम राइट साइड में बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो अगर आप यहाँ पर इंसिडेंस कीजिएगा तो नॉर्मल तो मेरे लिए यही वाला होगा ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितना एंगल से हुआ उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर ये सीधा गया तो सीधा जाएगा तो सीधा 90 डिग्री पर ही जाएगा, तो वापस आएगा। तो क्या 2 रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मीट कर गया, तो ये इमेज बन गया। तो यहाँ पर हम देखिए, एक का अल्फा, ये वाला एंगल बीटा लेते हैं और ये वाला एंगल हम गामा लेते हैं, और जिस एंगल से इंसिडेंस हुआ थीटा और रिफ्लेक्टेड भी हुआ थीटा पर,
यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, तो ये है O, ये है C I, यहाँ पर मान लीजिए M, इस तरीक़ा से नीचे अगर डॉट डॉट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए N, और यहाँ पर मान लीजिए M हो गया, यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर O है, C I है ही, नामकरण कर दे ताकि सवाल बनाने में ईजी हो। एंड P कहीं पे नहीं है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर आप P पॉइंट रख दीजिए पोल वाला, और ये वाला N पॉइंट रख दीजिए। फिर से बता रहे हैं, देखिए इंसिडेंस हुआ, ये नॉर्मल लाइन था, तो जितना एंगल पर इंसिडेंस हुआ उतना ही एंगल से क्या रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है कहानी कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीक़ा से हम लोग करेंगे, क्या क्या होगा। आपको ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, U से, और इमेज डिस्टेंस होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, V से। अगर नहीं पता तो बस खाली रट लें, अभी हम लिखवा देंगे। तो हमारे पास 3 ट्रायंगल बना, देखिएगा इन ट्रायंगल OMC में क्या 2 इंटीरियर एंगल को अल्फा प्लस थीटा बराबर हम बीटा कर सकते हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का सम क्या एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। उसी तरीका से इन ट्रायंगल आप देख लीजिए, इन ट्रायंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा CMI में क्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीटा प्लस थीटा बराबर गामा, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या कीजिए, दोनों को घटा दीजिए, तो जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और बराबर बीटा माइनस गामा, तो अल्फा प्लस गामा बराबर 2 बीटा। एंड यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी बोल दिया गया है कि जितने भी रे होंगे वो पर एक्सियल रे होंगे। यहाँ पर अगर बोल दिया गया है क्या कि हेयर all rays are per axial ray, पर एक्सियल रे, जितने भी पर एक्सियल रे हैं, hence we can write अल्फा बीटा गामा are very small angle, so अल्फा बराबर tan अल्फा लिखा जाएगा, बीटा को अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं tan बीटा लिख सकते हैं, और गामा को tan गामा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। अब इसको तीनों को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो जब हम पुट करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या होगा, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, tan अल्फा, tan गामा और 2 tan बीटा। अब इसका tan अल्फा का वैल्यू यहां से पुट करो, क्या परपेंडिकुलर बटा बेस tan अल्फा, तो ध्यान से देखें mn बटा no, mn बटा क्या हो गया no प्लस, उसके बाद tan गामा देखें तो mn बटा tan गामा किसका, ये v का, तो mn बटा ni, mn बटा ni बराबर, उसके बाद 2 टाइम्स tan बीटा क्या होगा, mn बटा nc, mn बटा nc। अब यहां पर देख लीजिए, इसको ये वाला पोर्शन को हम हटा रहे हैं, इधर वाला पोर्शन को पॉज करके लिख लीजिएगा। mn कैंसिल, हमारे पास आया 1 बटा no प्लस 1 बटा ni और 2 बटा nc। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला जो दूरी है, ये दूरी हमारे लिए नेग्लिजिबल होगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपका जो रे है पर एक्सियल रे है, तो जितने भी एंगल होंगे बहुत छोटा होंगे, और बहुत छोटा होंगे तो जैसे कि आप देख लीजिए कि अगर आपका एंगल बहुत छोटा होगा, यहाँ पर है और एंगल बहुत छोटा है ये वाला, तो आप देखिए जब इसको परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि एन ओ पी एक ही पॉइंट पर आ गया, एन ओ पी एक ही पॉइंट पे। ये तो दिखाने के लिए इतना बड़ा किए हैं, रियल में तो बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पर आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परपेंडिकुलर करिएगा तो लगभग एन ओ पी एक ही जगह ना हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ कह सकते हैं कि एन ओ पी एक ही जगह है, तो जो दूरी एन ओ का होगा वही दूरी पी ओ का होगा। मतलब पी ओ का मतलब कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
तो यहाँ हो गया 1/u, और ये क्या होगा 1/v, और NC क्या हो गया वो 2/r। तो देखिए ये हमारा क्या निकल गया, मिरर फॉर्मूला, यही है हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या ये मिरर फॉर्मूला। एक बात और याद रखें, हम लोग जानते हैं 1/u 1/v 2, r बराबर क्या होता है 2f होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1/v 1/u 1/f, जो कि 10 क्लास में आप लोग यही डिराइव किए होंगे। और इसमें ध्यान ये रखना है कि u v एंड f पुट विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन के साथ। जैसे अभी तुरंत साइन कन्वेंशन आप लोग को पढ़ाए थे, बस साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको क्या कर देना है, इसको पुट करके हम लोग को सवाल को सॉल्व करना। तो आई होप कि ये कहानी अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीका से डेरिवेशन होगा। आपको ये बोर्ड में भी काम आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी ये पूछ सकता है कि मिरर फॉर्मूला डिराइव करके बताएं, तो आप इस तरीका से डिराइव कर सकते हैं। चलिए, तो इस पे अब हम लोग काम करेंगे। ये रिजल्ट पे अब हमको काम करना है कि किस तरीका से रिजल्ट पे काम करना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट पे हम लोग काम करके चलेंगे। हाँ भाई, देखिए ध्यान से। जैसे आपका क्या आया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अच्छा, 1/v को क्या लिख सकते हो 1/f माइनस 1/u। तो 1/v क्या हो जाएगा u माइनस f/uf। तो बताइए v बराबर क्या हो गया uf/u माइनस f। तो अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बार बार इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला बैठाइएगा। uf क्या हो जाएगा u माइनस f। u क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, पोल से, कहाँ से पोल से। भी उसी तरीका से क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा कहाँ से, पोल से। और f क्या है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है फ्रॉम कहाँ से, पोल से, पोल से लेके फोकस तक के। ये हम लोग को तीनों को ध्यान से देख के करना है, साइन के साथ पुट करना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि इस पूरा साइन के साथ पुट होगा तभी काम बन सकता है। कभी कभी इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन में देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन से निकाल सकते हैं कि कभी कभी ऑब्जेक्ट ही पूछ देता है और इमेज देकर, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर से देख लीजिए वी एफ और बटा वी माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे कभी कभी यू भी दे के फोकल लेंथ ही पूछ देगा तो फिर से यहाँ से डायरेक्ट यूज कर लीजिए। फोकल लेंथ आपको पूछ देगा तो क्या होगा यू भी बटा यू प्लस भी। आपको कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको यू और भी दिया तो फोकल लेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। यू निकालना है, एफ और भी दिया तो यहाँ से निकाल लीजिए, और भी निकालना है तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो डायरेक्ट तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, अलग अलग बैठा के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। ये थोड़ा सा फास्ट होगा, बाकी टाइम सेविंग करेगा, बाकी कैलकुलेशन तो सेम ही टाइप का रहता है। थोड़ा सा इसमें जो है टाइम सेविंग हो जाता है, थोड़ा फास्ट सॉल्व हो जाता है। इसमें एक चीज़ आपको और बता रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए अभी हम क्या किए थे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इधर था, तो यहाँ पर इंसिडेंस हुआ और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ था, तो नॉर्मल लाइन ये हुआ, तो सेम जितना एंगल पर इंसिडेंस हुआ उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये हमारा इमेज बना। अब बताइए u का वैल्यू यहाँ पर जो लिखेंगे, अगर पुट करना हो तो u का वैल्यू क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि इंसिडेंस रे इधर है और मेजर हम क्या उल्टा डायरेक्शन में कर रहे हैं। अच्छा, v का वैल्यू भी क्या नेगेटिव लिखेंगे। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि इधर जो रे है क्या कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो याद कीजिए, बोले थे रिफ्लेक्टेड रे अगर कन्वर्ज होता है, देखिए अगर लाइट रे ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, तो अगर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज होता है तो समझिए कि वो कैसा इमेज है, रियल इमेज है, रियल इमेज है। और अगर यहाँ पर देखिए,
अगर ऑब्जेक्ट क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट बोले थे कि अगर डाइवर्ज हो मतलब दूर निकले, डाइवर्ज मतलब दूर निकलना, डायमीटर बढ़ना रे का, तो उस केस में ऑब्जेक्ट कैसा होता था, रियल ऑब्जेक्ट। अब बात ये है कि सर हम रे डायग्राम पता रहेगा था ना, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज बताएंगे, मैथमेटिकली बताइए कैसे करेंगे। तो बात ये है कि अगर u का वैल्यू आपका मैथमेटिकली नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, और v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो भी रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, हमको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर v का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो डायरेक्ट आप रियल इमेज बोल सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरी ही नहीं है। देखिए यहाँ से हम एक बार देख कर लिए, अब हर बार क्या करेंगे कि रे डायग्राम थोड़ी ना हम बनाते बैठेंगे कि रे डाइवर्ज कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है। हम एक बार देखेंगे कि v सब सॉल्व किए हैं और नेगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज, मतलब एक्चुअल में रे मीट होगा। अच्छा, दूसरा बात है u का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट। अगर यही आता है ऐसे, u का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और v का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता तो ये होता वर्चुअल इमेज। क्या हो जाता, वर्चुअल vi, वर्चुअल इमेज। अगर v का वैल्यू पॉजिटिव होता तो वर्चुअल इमेज ही होता, u का वैल्यू पॉजिटिव हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, u का वैल्यू नेगेटिव हो रियल ऑब्जेक्ट, v का वैल्यू नेगेटिव हो रियल इमेज। तो सिंपल सा यहाँ से हम डायरेक्ट मैथमेटिकली कर सकते हैं कि u का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। v का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। आप डायरेक्ट यहाँ से पता कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसका एक पार्ट और बताते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन में जाएंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। हम लोग जो पढ़ेंगे अभी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाद में पढ़ेंगे सवाल करने के बाद। हाँ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो आइए, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये बोर्ड के लिए जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, जेईई मेन के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट नीट के पर्पज़ से भी है, जेईई एडवांस के भी पर्पज़ से। तो पहले बोर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो सिंपल सा हमको क्या कह सकते हैं कि इट गिव्स द आइडिया अबाउट हाउ मैनी टाइम्स साइज ऑफ image then the size of object। कहने का मतलब कि HI इसको कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और HO इसको कहा जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बोला कि साइज ऑफ इमेज कितना टाइम्स होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, ये जो टाइम्स है यही कहलाता है मैग्निफिकेशन, वो भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हुआ वो HI/HO होगा। अच्छा, अगर हम डेरिवेशन के तौर पे इसको कराएं जो बोर्ड में यूज होता है, तो ध्यान से देखिए, आप एक क्या ले लीजिए, कॉनकेव मिरर ले लीजिए। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऐसे अगर इंसिडेंट हुआ तो क्या वो फोकस से पास होगा, और अगर यहाँ से इस तरीका से इतना एंगल पर गया उतना ही एंगल से डेविएट करेगा तो कहीं यहाँ पर इमेज बनेगा। ये अगर A है, ये B है, तो क्या बनेगा, A' और B'। अब बताइए, यहाँ से यहाँ ये दूरी तो हम भी ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ दूरी, ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिया जाता है, U लिया जाता है। ये वाला क्या कहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये वाला क्या कहेगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब सोचिए, ये थीटा पे काम कीजिए, ये थीटा अगर है तो उतना ही थीटा ये है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए P, तो यहाँ पर आप बात करिएगा इन ट्रायंगल ABP में, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, H0, और बेस कितना है,
यहाँ पर अगर हम बेस देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप बेस देखिए तो बेस कितना हो गया, ए पी, एच ओ बटा ए पी, ए पी। उसी तरीका से इन ट्रायंगल अगर हम ए डैक्स बी डैक्स पी के लेके चलते हैं तो यहाँ से भी आप tan थीटा देखिएगा तो क्या आएगा, ए डैक्स बी डैक्स और बटा में क्या आ जाएगा, ए डैक्स पी। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को मिलाएंगे तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि एच ओ बटा ए पी बराबर ए डैक्स बी डैक्स बटा ए डैक्स पी। ए पी कहाँ हो गया, ए बी है ना, ये वाला ए बी है, सॉरी पी नहीं है, ये बी है, ये बी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एच ओ मतलब ये वाला हाइट ऊपर की ओर है तो प्लस में, तो एच ओ इसको ना लिखें, सॉरी एक मिनट फिर से ये हो गया, एच ओ को आप ए बी लिख लें और इसको लिख लें ए पी, बिल्कुल सही था, ए बी और बटा ए पी। अच्छा बताइए ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी ऊपर है प्लस में एच नोट और ए पी क्या हो गया, तो ए पी लिखिएगा तो उल्टा डायरेक्शन में ना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में यू। उसी तरीका से ए डैक्स बी डैक्स क्या होगा, माइनस में एच आई और ये देखिए माइनस में भी। तो आप देखिएगा यहाँ से कि एच आई बटा एच ओ बराबर माइनस भी बटा यू आया और एच आई बटा एच ओ को ही क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो देखिए मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला, मतलब मेरे पास मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला आ गया, एक तो एच आई बटा कितना था, एच ओ था, और दूसरा क्या हो गया माइनस में भी बटा यू। याद रखें यहाँ पर यू एंड वी पुट विथ प्रोपर साइन के साथ, प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है हमेशा, जब भी यू और वी को पुट करें तो साइन के साथ पुट करें। तो ये आपका बोर्ड में काम आएगा डेरिवेशन, बाकी ये जो रिजल्ट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। चलिए उस पर हम लोग काम भी कर लेते हैं, देखिएगा। चलिए तो मैग्निफिकेशन के बारे में हम थोड़ा सा और बताते हैं। ये एच आई बटा क्या होता है, एच ओ, और क्या होता है माइनस बी बटा यू। यहाँ से और फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, 1 बटा वी 1 बटा यू 1 बटा एफ। आप ऊपर नीचे सबसे वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, ये वी बटा यू और ये वी बटा एफ। क्या इसको माइनस एम लिख सकते हैं, वी बटा एफ। तो एक काम कीजिए, एम को उधर कर लीजिए, 1 माइनस वी बटा एफ। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ माइनस वी बटा एफ। तो देखिए डायरेक्ट अगर आपको इमेज पता हो, फोकल लेंथ पता हो, तो मैग्निफिकेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और फॉर्मेट हो गया मैग्निफिकेशन का, ये वाला फॉर्मेट हम लोग को याद रखना है, एफ माइनस वी। अगर इस टाइप का हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इसी टाइप का चीज़ आपको देना हो जैसे देखिए 1 बटा वी 1 बटा यू और 1 बटा ए। अब u से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, u बटा वी, यहाँ पर क्या होगा +1 और u बटा एफ। ये क्या लिख सकते हैं, माइनस में 1 बाई एम, और यहाँ पर अगर प्लस में 1 u बटा एफ उधर कर दीजिए तो 1 बटा एम 1 माइनस यू बटा एफ। तो यहाँ पर देखिएगा तो कितना आएगा, एफ बटा एफ माइनस यू। ये आ गया मैग्निफिकेशन एफ और यू के टर्म में। मतलब अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट दिया हो तब ये, और फोकल लेंथ इमेज दिया हो तो ये मैग्निफिकेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाता है यहाँ से। अच्छा यहाँ से और क्या क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारा ये मिरर है, इस तरीका से देखिएगा, ये सब ओरल आंसर बाद में आपको देगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट और इमेज भी ऊपर है, इमेज, हालांकि ऐसा पॉसिबिलिटी रियल में नहीं है, इधर है पर हम एक बता रहे हैं, तो एच ओ और एच आई क्या सेम साइन है, एच ओ और एच आई का साइन क्या है, सेम है। अगर ऐसा इमेज बनता है तो इसको कहते हैं इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बना है। कैसा बना है, इरेक्ट। अगर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना है तो इसको इरेक्ट बोलते हैं।
उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज बना है नीचे, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है और इमेज बना है नीचे, तो इस केस में इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है। ये कैसा होता है, इन्वर्टेड। तो ये तब होगा जब, ध्यान से देखिएगा, अगर एच आई बटा एच ओ, अगर ये दोनों का साइन सेम होगा, साइन सेम होगा, चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो, तो साइन सेम होगा तब इरेक्ट बनेगा। मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्ट होगा। अच्छा, अब साइन सेम होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, तो ये तो इसके टर्म में हो गया। अगर हम आपको बोले वी और यू के टर्म में बताइए, तो एक बात बताइए, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि अगर ये मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव होना हो तो इन दोनों में से किसी एक का साइन अपोजिट होना होगा। अगर v नेगेटिव हो u पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव होगा, या u नेगेटिव हो v पॉजिटिव हो। तो यहां पर आप कह सकते हैं इसको देखते हुए कि इफ u एंड साइन ऑफ u एंड v आर अपोजिट, साइन ऑफ u एंड v आर अपोजिट, तो हमेशा याद रखें कि अगर u का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, v का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो समझिए कि इरेक्ट बन रहा है। डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि अगर u का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, और v का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, या v का वैल्यू पॉजिटिव और u का वैल्यू नेगेटिव हो, दोनों में से किसी एक का साइन अपोजिट हो, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं इरेक्ट बन सकता है। देखिए कितना तरीका से डायरेक्ट बोल सकते हैं इरेक्ट, हमको देखने का जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तब इरेक्ट बनेगा, एच आई और एच ओ का साइन सेम हो तब इरेक्ट बनेगा, लेकिन यू और वी का साइन अपोजिट हो तब जाके इरेक्ट बनेगा। इस तरीका से आप कह सकते हैं। उसी तरीका से इन्वर्टेड कब बनेगा, जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो, एच आई एंड एच ओ का साइन जो हो आर अपोजिट हो, अपोजिट नेचर का हो। अच्छा, ये दूसरा हो गया। एंड तीसरा, सेम साइन यू एंड वी, सेम साइन ऑफ u एंड v, u और v का साइन कैसा हो, सेम हो, तब जाके आप क्या बोल सकते हैं, इरेक्ट बोल सकते हैं, इन्वर्टेड बोल सकते हैं। u और v का साइन सेम होने से क्या होगा कि नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा, ये दोनों का साइन सेम है तो अपना कट जाएगा, फाइनल नेगेटिव रहेगा। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि साइन जो है आपका सेम होने की वजह से आपका इन्वर्टेड बनेगा। तो देखिए एक तो हो गया रियल वर्चुअल बता दिए यू वी के हिसाब से कि रियल वर्चुअल कैसे पकड़ेंगे, यू और वी के हिसाब से इरेक्ट भी बता दिए, इन्वर्टेड भी बता दिए, और यू और वी के हिसाब से लार्ज और डिमिनिश्ड, मतलब इमेज बड़ा बनेगा कि इमेज छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से, ये बताएंगे यू वी से कैसे, वो भी हम यहाँ से बता देते हैं आपको कि कैसे बनाएंगे। हाँ देखिए, जैसे मैग्निफिकेशन क्या क्या है, एच आई बटा एच ओ, और क्या है माइनस वी बटा यू, यही है ना। अब बोला कि एम ग्रेटर देन 1 आए, मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब लार्ज बनेगा, लार्ज कह दीजिए, इन लार्ज, हाँ डिमिनिश्ड, या फिर मैग्नीफाइड कह दीजिए, मैग्नीफाइड। तो ये कंडीशन कब कब आ सकता है, जब एच आई ग्रेटर देन एच ओ हो, या फिर v ग्रेटर देन u हो। मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव हटा के मैग्नीट्यूड वाइज, एम भले ही नेगेटिव आएगा वो बात की बात है, पर मैग्नीट्यूड वाइज हम बोल रहे हैं कि v का वैल्यू u से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो अगर v का वैल्यू बड़ा दिखाई दिया हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज, तो हमेशा समझिए कि ये मैग्नीफाइड बनेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैथमेटिकल टर्म है, हम लोग को सॉल्व करके एच आई एच ओ नहीं निकालना है। अगर v और u पता है तो हम इसी को देख के बोल सकते हैं कि इमेज मैग्नीफाइड बनेगा। देखिए एक एक करके सब बता दिए, u और v को देख के रियल और वर्चुअल पकड़ सकते हैं, इरेक्ट और इन्वर्टेड पकड़ सकते हैं, उसी तरह मैग्नीफाइड और लार्ज पकड़ सकते हैं। उसी तरीका से अगर मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्निफिकेशन का लेस देन 1 होगा, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि स्मॉल, या फिर इसको बोल सकते हैं डिमिनिश्ड, और क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड भी बोला जाता है। तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज जो है छोटा होगा, या फिर v का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। नेगेटिव वाला पोर्शन छोड़ दीजिए।
अगर मैग्नीट्यूड छोटा होगा यहाँ से आपका u का वैल्यू से v का वैल्यू छोटा होगा तो भी आप बोल सकते हैं कि इमेज कैसा बना है, डिमिनिश्ड बना है। तो यही तीन चीज बार बार पूछता है आपका नेचर ऑफ इमेज। जब भी बोलेगा तो आपको तीन चीज का जानकारी होना चाहिए। पहला कि रियल है कि वर्चुअल है, दूसरा इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, तीसरा लार्ज है कि डिमिनिश्ड है। तो हमको बार बार रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम u और v के वैल्यू को देखकर हम डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, लार्ज बनेगा कि डिमिनिश्ड बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा। तो हम तीनों पार्ट हम कोशिश किए हैं कि कंप्लीट करा दिए हैं नेचर ऑफ इमेज के लिए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक यू।